हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में होना है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय, और जो कि 15 नंबर के होते हैं। अगर आपका स्कोर इसमें अच्छा रहता है तो आप बाल विकास के एग्ज़ाम में, यानी 50 नंबर का होता है, तो 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बाल विकास के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सब शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, यहाँ पर परिभाषाएं जो दोस्तों ज़रूर पूछी जाती हैं, 1 से 2 या 3 परिभाषाएं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो एक यहाँ परिभाषा दे रखी है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी एक परिभाषा दे रखी है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ये कथन किसका है, यानी ये परिभाषा दी है दोस्तों जेम्स ड्रेवर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की अवधि होती है। तो दोस्तों, शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 5 वर्ष तक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो शैशवावस्था दोस्तों की मुख्य अवस्था क्या है? तो शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, और दूसरों पर निर्भर होता है बालक। तो ये सभी हो जाएंगी दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो किस में प्रबल होती है ये? तो ये होती है शैशवावस्था में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में प्रबल होती है। तो शैशवावस्था में क्या प्रबल होती है दोस्तों? तो जिज्ञासा जो है प्रबल होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों, जन्म के समय जो बालक में हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 370। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसकी कुल लंबाई की कितने प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है लगभग, यहाँ लगभग में पूछा है दोस्तों, तो लगभग होती है 6 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। तो संवेगात्मक स्थिरता दोस्तों सबसे अधिक किस में होती है? वो होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैकडूगल ने संवेगों की संख्या बताई है। तो दोस्तों, मैकडूगल ने जो संवेगों की संख्या बताई है वो बताई है 14। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये होती है दोस्तों जन्म से ही। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है आपके किशोरावस्था में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की समय अवधि होती है। तो जो बाल्यावस्था है दोस्तों उसकी जो समय अवधि होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में प्रबलता होती है, यानी किस चीज़ की प्रबलता होती है?
तो वो होती है रुचि की दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और जिज्ञासा की किसमें होती है दोस्तों? ये होती है शैशवावस्था में। नेक्स्ट है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता है? तो दोस्तों वीर से आप समझ गए होंगे, ये किशोर अवस्था की है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था की व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम शब्द है, यानी किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम शब्द है, तो ये हो जाएगा दोस्तों परिवर्तन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो ये दोस्तों किसे कहा जाता है? ये किशोर अवस्था को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। ये परिभाषा दी थी स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? यानी इस तरह से परिभाषा 2 से 3 जरूर पूछी जाएंगी दोस्तों। तो ये जो है कथन है स्टैनले हॉल का है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है दोस्तों, तो क्या नहीं है? तो इसमें जो नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा नैतिकता का दोष। नेक्स्ट है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो ये होता है 11 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था का आरंभ होता है, तो किशोरावस्था का आरंभ जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 13 वर्ष की आयु से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकास का संबंध होता है, तो विकास का संबंध दोस्तों किससे होता है? ये आपका होता है गुणात्मकता से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है दोस्तों रूथ बेनेडिक्ट की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? वंशानुक्रम और वातावरण महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है दोस्तों वो है वंशानुक्रम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है वातावरण भी है, आयु भी है, वंशानुक्रम भी है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों गॉल्टन ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिरूप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी एक परिभाषा दे रखी है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का व्यक्त्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है दोस्तों ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई है ये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्सोना का शब्द है दोस्तों मुखौटा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मजबूत चौड़े कंधे एवं सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेशनर के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं एथलेटिक्स के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? तो ये जो है दोस्तों ये आते हैं साइजॉइड में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये सारी विधियां हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत
विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, यहाँ भी एक परिभाषा दे रखी है। व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों स्किनर महोदय का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालक के चिंतन का विकास होता है। तो बालक के चिंतन का विकास होता है दोस्तों, तो ये होता है 2 वर्ष की आयु के बाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन दोस्तों है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी हो जाएगा, यानी चिंतन में ये सभी सम्मिलित होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही चिंतन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी है दोस्तों स्पियर्समैन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिंतन की प्रक्रिया की व्यवस्था हेतु इसके नियमों का प्रतिपादन किया। यानी किसने प्रतिपादन किया है दोस्तों? तो ये क्या है? स्पियरमैन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिंतन में मस्तिष्क की भूमिका पर बल देने वाला सिद्धांत कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों केंद्रीय सिद्धांत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिंतन में सौरयंत्र एवं नेत्र गति पर बल देने वाला सिद्धांत कहा जाता है। तो ये कहा जाता है परिधीय सिद्धांत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों किसका है? यह है वुडवर्थ का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वातावरण से अभिप्राय है। तो वातावरण से दोस्तों क्या अभिप्राय है? तो वातावरण में भौतिक परिस्थितियां भी होती हैं, धर्म एवं संस्कृति भी होती है, समाज भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो ये विधि दोस्तों किसके लिए उपयोगी है? खेल विधि बाल्यावस्था के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो अधिगम यानी सीखने का दोस्तों शिक्षा में योगदान है, तो इन सभी में हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया है। तो सीखने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो होती है व्यवहार में परिवर्तन की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ एक परिभाषा दे रखी है। शिक्षा के स्थानांतरण के आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता एवं अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों किसका है? ये कथन है कोलेसनिक का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम के स्थानांतरण में सहायक कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है? तो ये सारे ही सिद्धांत है दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम जो नहीं है वो दोस्तों वो है अभिवृद्धि का नियम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दोस्तों किसकी है? यह है एनास्की की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वातावरण का संबंध ग्रहण की जाने वाली उत्तेजनाओं से बताने वाले विद्वान का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेल्ड। नेक्स्ट है, माता पिता तथा पूर्वजों से बालकों की जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके वाहक हैं। उसके वाहक होते हैं दोस्तों तो वो होते हैं जीन्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। ये तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों किसका है? ये है बी एन झा का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वातावरण वे बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों रॉस का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वातावरण का किस दृष्टि में से सबसे अधिक महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तित्व निर्माण। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया, तो यानी थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था दोस्तों? तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने बिल्ली पर किया था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया था, यानी कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने जो है अपना प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्किनर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया था, यानी स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था दोस्तों सफेद चूहों पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पावलोव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1904 में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखना प्रक्रिया मानी जाती है, तो जो सीखना जो है दोस्तों ये किसकी प्रक्रिया मानी जाती है? तो ये मानी जाती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है, यानी ये चलती ही रहती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संरचना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है, तो ये कथन दोस्तों किसका है? ये है वुडवर्थ का कथन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखने में परिवर्तन होता है, तो सीखने में परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो होता है व्यवहार में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखना एक प्रक्रिया है, यानी सीखना एक प्रकार किसकी प्रक्रिया है? तो यह है आपके मानसिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, पठार का कारण है, तो पठार का कारण दोस्तों क्या है? इसका भी आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पठार क्षैतिज प्रसार है, ये किसका कथन है? तो ये कहा है दोस्तों स्कंदर महोदय ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वक्र के प्रकार हैं, तो वक्र के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दोस्तों 3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों है गेट्स का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों मन ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, ये परिभाषा है, तो ये है दोस्तों रॉस की, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मन में किसी उद्देश्य लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दोस्तों किसने दी है? ये दी है आपके गैरेट ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, तो जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन है दोस्तों वो होता है तार्किक चिंतन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों किसका है? ये है गुड का, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा अधिगम का है,
तो ये दोस्तों है सहायक अंग हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का एक राजमार्ग है, ये कथन किसका है या ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो ये है आपके थॉमसन का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का कार्य होता है। तो अभिप्रेरणा का कार्य जो दोस्तों होता है वो होता है जागृत करना भी होता है, नियंत्रित करना, जानकारी देना होता है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अभिप्रेरक नहीं है? तो प्राकृतिक अभिप्रेरक नहीं है वो है सामाजिक संबंध। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों किसका है? ये कथन है आपका थॉमसन का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जन्मजात प्रेरक हैं। तो जो जन्मजात प्रेरक होता है दोस्तों वो क्या है इनमें से? तो वो है आपकी भूख। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अवधान एक यानी क्या है, ये पूछा है कि अवधान एक क्या है? तो यह है एक मानसिक क्रिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अवधान केंद्रित करने की बाह्य दशा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों अवधान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है माध्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान को सतत बनाए रखती है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दोस्तों किसने दी है? ये दी है आपके बी एन झा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अवधान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्य। नेक्स्ट है रुचि बनाए रखने का साधन है। तो रुचि बनाए रखने का साधन जो है दोस्तों वो है परिवर्तन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रुचियां होती हैं। तो रुचियां स्थायी अस्थायी समानता, इनमें से पूछा है कि रुचियां कौन सी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है रुचि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है रुचि होती है। तो रुचि जो है दोस्तों वो भावात्मक भी होती है, ज्ञानात्मक भी होती है, क्रियात्मक भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। 98 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अवधान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद की गई सामग्री पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विस्मरण। नेक्स्ट है 100वां क्वेश्चन है रुचि गुप्त अवधान है जबकि अवधान रुचि का क्रियात्मक पक्ष है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? यह है मैकडूगल का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है स्मृति प्रक्रिया है। तो किसकी प्रक्रिया है दोस्तों? तो ये स्मृति किसकी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति की विशेषता है। तो अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है दोस्तों? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। तो किसे याद किया जाता है? क्रमबद्धता से याद किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करता है? तो क्या चीज़ बाधा उत्पन्न करती है दोस्तों? तो करती है ये सभी करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्व में सीखी हुई बात को याद करना ही स्मृति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों किसका है? ये है ऑप्शन आपका वुडवर्थ, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जब हम सीखी बातों को कभी नहीं भूलते हैं तो वह स्मृति है। तो वो स्मृति दोस्तों कैसी होती है? वो होती है आपकी स्थायी स्मृति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जब कोई सीखी हुई बात अचेतन मन से
चेतना मन में आती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः स्मरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्मृति का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो वो नहीं है आपका धारणा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, तो वास्तविक स्मृति में जो दोस्तों याद किया जाता है वो किया जाता है क्रमबद्धता से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, आंशिक स्मृति में होती है, तो आंशिक स्मृति में दोस्तों होती है तो वो होती है आदत पढ़ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।